नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। आज हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे 5 राज्यों में हुए चुनाव की और उसमें बीजेपी की बंपर जीत की। बीजेपी क्यों जीती है, इसके पीछे क्या कारण है और कांग्रेस की ये यथास्थिति क्यों देखने को मिल रही है। इस हफ्ते ये देश है हमारा में इसी मुद्दे पर होगी बड़ी चर्चा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। प्रियंका दुबली, माया दुबली, अब की डूबी जयंत। अरे बाबा के बुलडोजर चली जब सीएम बनी है मोहन। ये 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। अगर वाकई ये 2024 का संदेश है तो कुछ बातें बहुत साफ हैं। गांधी परिवार की धाक खत्म, पंजाब में बादल परिवार साफ, यूपी में यादव परिवार का जोर फीका। कुल मिलाकर परिवारवाद की राजनीति पर पूर्ण विराम लग चुका है और इसके साथ ही यूपी की सियासत के कई मिथक भी ध्वस्त हो गए। 37 साल बाद यूपी में कोई पार्टी और कोई मुख्यमंत्री रिपीट हो रहा है। नोएडा आने पर हार पक्की वाला मिथक भी चकनाचूर हो गया। योगी जी, आपने बड़े सारे मिथक तोड़े पिछले 5 साल के अंदर। एक उसमें से मिथक था कि नोएडा, मैं हर मुख्यमंत्री कहता था मैं नोएडा जाऊंगा तो हार जाऊंगा, लेकिन आप तो नोएडा चले गए और एक बार ही नहीं कई बार चले गए। मैंने कहा ना, एक ही संकल्प लेके बढ़े हैं, काम ये दुख तप्तानाम प्राणी नामार्थ नाशनम। एक ही कामना है कि लोक कल्याण का पथ अगर चुना है तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। मां से कभी बात करते हैं अपनी आप? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं इलेक्शन के बाद जाने का एक बार प्रयास करूंगा। मेरे पिताजी का 2 साल पहले देहांत हुआ था, दुखद निधन हुआ था, मैं जा नहीं पाया था और मैं तब से भय के मारे भी और संकोच के मारे भी बात नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मेरी इच्छा है। आज अपनी मां को कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, अपनी मां का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। सत्ता की मलाई के बाद अंत में दल बदलने वालों को जनता ने सबक सिखाया है। परिवार को टिकट के लिए ब्लैकमेलिंग करने वालों के अरमान भी धरे के धरे रह गए। एक बात और तय हो गई कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस का मजबूत विकल्प बन रही हैं। तो आज 2022 के जनादेश से निकले इन तमाम संकेतों पर होगा सबसे बड़ा मंथन। जनादेश में छिपे संदेश का विश्लेषण सुनिए। परिवारवाद की राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। बादल परिवार हो, यादव परिवार हो, गांधी परिवार हो, सबको इस बार हार का सामना करना पड़ा है। मौका परस्त दल बदलों को जनता ने नकार दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो हश्र हुआ वो हम सबने देखा, हरक सिंह रावत का जो हश्र हुआ वो हम सबने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक अभी भी पूरी तरह बरकरार है, कायम है, या फिर मैं और स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो पूरा जलवो जलाल जो है वो दिखाई दे रहा है। किसानों पर भ्रम फैलाने वालों की पोल खुल गई है। वो इलाके जहां कहा जा रहा था जाटों की मार पड़ेगी, किसानों की मार पड़ेगी, पॉलिटिकल मार की मैं बात कर रहा हूं, वो मिथक भी टूट गया। हाथरस लखीमपुर का मुद्दा खोखला साबित हुआ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो कार्रवाई करी उसके बाद लखीमपुर में सभी सीटें, हाथरस में अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। क्या 2022 का जनादेश 2024 के लिए झांकी है? और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, दूसरी तरफ मणिपुर है और तीसरी तरफ गोवा है। यानी 4 राज्यों के अंदर हम करें तो 4 दिशाओं के अंदर यह राज्य है। और कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया है। मैं आम आदमी पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक एक ही सवाल उनसे पूछता हूं कि बीजेपी के पास तो कई राज्य हैं, कांग्रेस के पास तो विचारों के पास 2 से 3 राज्य थे, एक उसमें से भी आपने छीन लिया। मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बड़ी जीत हुई है बीजेपी की इन चुनावों के अंदर। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, एडवाइजर भी हैं प्रियंका गांधी के, उनका अभिनंदन है। इन 5 राज्यों में स्टार प्रचारक भी रहे, लेकिन इनका प्रचार काम नहीं आ सका।
मेरे साथ इस चर्चा में सुधीर दुबे जुड़ रहे हैं, नेता है समाजवादी पार्टी के। संजय कुमार है, जाने माने चुनाव विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। और तौसीफ खान भी जुड़ेंगे, नेता टीएमसी के, जो ओबी लिंक से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले संजय जी आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि चुनावों पर यह चर्चा हो रही है और आपसे स्टार्ट में करना चाहता हूं। आपका एक लेख मैंने पढ़ा और उस लेख में जो आपने लिखा उसके पीछे कारण क्या था? आप पिछले कई चुनाव को देखें या इन चुनाव में भी जो 2-3 राज्यों में जो नतीजे हैं, सिर्फ और सिर्फ गठबंधन से चुनाव नहीं जीता जा सकता। सिर्फ और सिर्फ गठबंधन से आप अपना वोट शेयर तो बढ़ा सकते हैं, जनाधार बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको चुनाव जीतना है तो अपने पक्ष में कुछ उत्साह पैदा करना होगा। और वो उत्साह कैसे पैदा होगा? जब आप कोई प्रॉमिस करते हैं और जनता उस प्रॉमिस पर भरोसा करती है। समाजवादी पार्टी ने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, गठबंधन से उनका वोट तो बढ़ा, लेकिन वो उस तरह का भरोसा नहीं जनता में स्थापित कर पाए जिससे इस गठबंधन के अलावा जो एड ऑन चीज थी, एड ऑन वोट, वो नहीं वो अपनी ओर पक्ष में कर पाए। अगर आप पंजाब का ही देखें, पंजाब में भी बीजेपी ने भी गठबंधन किया, अकाली दल ने भी बीएसपी के साथ गठबंधन किया, और जीत किसकी हुई? और जीत नहीं, आंधी तूफान जो भी कह लें, अकेला लड़ता हुआ पार्टी, सुनामी अकेली लड़ती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप गठबंधन कितना भी जमा कर ले, और हमने पिछले कई सालों में कई बार देखा, 2019 का बार बार जिक्र होता है, क्या हुआ? 2017 का जिक्र होता है यूपी में। नहीं, आपने इस आर्टिकल में ये भी लिखा कि ये जीत जो है वो भाजपा के लिए एक नई लहर पैदा करेगी। 30 सेकंड में जरा समझाने की कोशिश करेंगे, व्हाट डज दिस मीन? नई लहर इसलिए मैं कह रहा हूं पैदा करेगी क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड में हमें लग रहा था कि उत्तराखंड में जो बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, बड़ी जीत है, वो भी राज्य सरकार के कामकाज से लोगों में बहुत उत्साह नहीं दिखाई सीएम खुद ही हार गए चुनाव अपना। सीएम हार गए, लेकिन वहां पे भी लोगों ने जमकर बीजेपी के लिए वोट किया क्योंकि मोदी फैक्टर, मोदी पर भरोसा था, और मोदी तो कायम है। इसी के लिए आने वाले समय में बीजेपी के लिए यह लहर बरकरार सी रहेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम, नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि देखिए ये जो 2022 का नतीजा आया है, ये 2024 के लिए भी एक बड़ा संदेश है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का खिसकता जनाधार वाकई आपके लिए बहुत परेशानी की स्थिति तो है ही, लेकिन अब आपको रिप्लेस किया जा रहा है? देखिए अमीश देवगन, जनतंत्र में जनादेश को स्वीकार करना ही पड़ता है, और वो उसे बाध्यता समझो या एक परंपरा समझो, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, तो निश्चित ही रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको मैं बधाई दूंगा। यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं, इनको मेरी तरफ से बधाई, और बल्कि जो पूरे लोग जितने भी चुनाव लड़े थे और सब राज्यों के अंदर जीते हैं, उन विधायकों को बधाई। लेकिन जो चुनाव हारे हैं और जो पार्टियां चुनाव हारी हैं, वो अपने घर तो बैठेंगी नहीं, क्योंकि जनतंत्र में चुनाव आते हैं जाते हैं, लड़ाई चलती है, लड़ाई जीती जाती है, लड़ाई हारी जाती है। मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल आपसे कहना चाहता हूं कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, चुनाव हुआ, बीजेपी चुनाव हारी, और प्रमोद महाजन जैसा एक बहुत ही बड़ा उनके साथ सपोर्टर, सहयोगी कहो या उनके साथ राइट हैंड कहो, मिनिस्टर भी थे, उनके सहयोगी थे, और वो बहुत उनको माना जाता था कि वो एक बहुत बड़े मैनेजर हैं, चुनावी मैनेजर हैं। तो उनके रहते हुए, और शाइनिंग इंडिया जैसा नारा, तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस में जो हम प्रधानमंत्री बने हमारे, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ये बातें चलती थी मीडिया में कि वो जनता के नायक नहीं हैं, जन नायक नहीं हैं। अटल जी को एक बार तो हरा दिया, लेकिन 2009 में फिर अटल जी दोबारा आएंगे, लेकिन हम दोबारा 2009 में फिर जीते। तो 2009 से लेकर 2014 तक, और ये जो 2004 से 2009 तक लगभग 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, कांग्रेस लेड हुकूमत रही। तो बीजेपी तो कहीं नहीं थी। तो 10 साल में बीजेपी हारने के बाद, बीजेपी धरातल पर रहने के बाद, और 2014 में प्रचंड बहुमत से आ सकती है, तो 2024 में कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती है? पर कोई आपने लेख अगर पढ़ा होगा संजय जी का, तो उसमें लिखा हुआ है कि कुल मिलाकर, मैं सिर्फ संजय जी के लेख की नहीं बात कर रहा, कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति ही इतनी खराब हो गई है जो नतीजों में दिखाई दे रहा है। पंजाब के अंदर आपका खिसकता हुआ जनाधार,
गोवा के अंदर आप सरकार नहीं वापस बना पाए, 15 साल अब हो जाएंगे बीजेपी की सरकार को, ये 5 साल की टर्म और अब ले ले। दूसरी तरफ उत्तराखंड में जहां आप जीत सकते थे वहां पर भी आप नहीं जीते, वहां बीजेपी के लिए जबरदस्त स्टेट लीडरशिप के खिलाफ शायद विरोध होगा, लेकिन उसके बाद मोदी फैक्टर ने वहां पर जितवा दिया। आपके नेता वहां हिंदुत्व की बात कर रहे थे, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, वो हिंदुत्व को गाली उधर दे रहे थे। पॉइंट ये है, शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं इनको भरोसा है कि चाहे हम 2022 हार गए हैं लेकिन 24 में वापस आ जाएंगे जैसे 2004 में आए थे। देखिए, एक तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव फाइनल होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि आज इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद भी हम अगले चुनाव के लिए और जन सेवा के लिए सड़कों पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो अन्य राज्य हो। मैं आपको समअप करके बताता हूं कि दरअसल क्या हुआ है इन 5 राज्यों में और 4 राज्यों में, खासकर जहां पर हमारी सरकार जीती है। जी, विकासवाद की जीत हुई है, परिवारवाद और जातिवाद की हार हुई है, जो जातियों में उत्तर प्रदेश को लोगों को बांटना चाहते थे। दूसरी बात, विरासत और व्यवस्था पर जो काम करते हैं, ये एक प्रो इनकम्बेंसी वोट था। देखिए, 5 राज्यों का आकलन करें तो पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी वोट आया, परंतु 4 राज्यों में जहां पर ये संस्कृति रही है, 37 साल तक कोई मुख्यमंत्री नहीं आता चुनकर, कहीं पर तो एक राज्य के एक शासन के बाद दूसरा शासन आ जाता है। गोवा में 10 वर्ष हमारी सरकार, मणिपुर जैसे राज्य में 5 वर्ष सरकार, उसके बावजूद भी विकास और विरासत पर काम किया, व्यवस्था पर काम किया, इसलिए प्रो इनकम्बेंसी वोट आया। तीसरा है एनएम फैक्टर। एनएम फैक्टर नरेंद्र मोदी फैक्टर तो है ही, परंतु एनएम फैक्टर का मतलब यह भी है निरंतर मेहनत। निरंतर मेहनत आज भी आप देख रहे होंगे, गुजरात में भी निरंतर मेहनत चल रही है। और सामने था एवाई फैक्टर, बिल्कुल सामने एवाई फैक्टर। एवाई फैक्टर है अंतरराष्ट्रीय यात्रा फैक्टर, मतलब हम निरंतर मेहनत करते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर निकल जाते हैं। और लास्ट फैक्टर आरएसएस फैक्टर। आरएसएस फैक्टर का भी विश्लेषण सुनिए। वैसे आरएसएस सुनकर यहां पर कुछ लोग घबरा जाएंगे। ये आरएसएस का मतलब है कि राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के लिए शासन देना और सामाजिक जल कल्याण योजना जो है, ये आरएसएस फैक्टर। और इनका है एसपी फैक्टर, मतलब सपरिवार फैक्टर। केवल सपरिवार घूमना है, हम सामाजिक जन कल्याणकारी योजना करते हैं, ये सपरिवार घूमते नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फैक्टर है। मोदी जिस चुनाव में जाते हैं वो गेम चेंज हो जाती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति खत्म करी नरेंद्र मोदी ने, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर वोट पड़ा। लगातार चुनावों के अंदर राष्ट्रवाद को मुख्य धारा में लेकर आया गया, देश हित को की सोच को सर्वोपरि करा गया। वो एक बड़े कारण रहे जिसकी वजह से मोदी को द गेम चेंजर भी कहा जाता है। अगर हम 5 बड़े फैक्टर्स की बात करें तो इस चुनाव के अंदर वो उस 5 बड़े फैक्टर में यह भी रहा, हिंदुत्व को जो कांग्रेस ने लाइन से गाली दी, उसकी वजह से भी आपकी उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में इस कदर हार हुई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जैसा ब्रांड, जिसको ब्रांड माना जा रहा था, लेकिन हालत बहुत खराब हो गई वहां पर। और देखिए, अमीश देवगन आप पिछली बारी से भी खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, 2.5% वोट शेयर है आपका। आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की हालत खराब हुई है, वो अपना चुनाव हार गए हैं। देखिए अमीश देवगन जी, जहां तक हिंदुत्व को गाली देने का सवाल है तो बिल्कुल राहुल गांधी जी ने कभी हिंदुत्व को गाली नहीं दी। उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा अपने शब्दों में करके बताई। जैसे मैं भी कौन होते हैं हिंदुत्व की परिभाषा करने के लिए? आचार्य प्रमोद कृष्णन करे परिभाषा, महामंडलेश्वर करे परिभाषा, राहुल गांधी हिंदुत्व की परिभाषा कर रहे हैं। आचार्य जी, आपको गुस्सा नहीं आता? अमीश देवगन जी, बात यह है कि भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। तो क्या ये अधिकार राहुल गांधी जी का नहीं है? वो भी इस देश के बहुत संसद के सम्मानित सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हिंदुत्व की परिभाषा अपने अपने तरीके से पहले भी होती आई है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। क्योंकि एक ही सत्य है, उसको अपनी अपनी भाषा में लोग परिभाषित करते रहते हैं। ये तो हमारा शास्त्र कहता है। तो अगर राहुल जी ने हिंदुत्व के लिए कहा कि हिंदुत्व जो है, जो झूठ बोलता है वो हिंदुत्व में नहीं आता है, हिंदुत्व सच्चाई का नाम है, हिंदुत्व त्याग का नाम है, हिंदुत्व दया का नाम है। हिंदू अलग है, ये आप बोल रहे हैं आचार्य जी। आपको पता है सत्य क्या है? सत्य थोड़ा कटु है। मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता क्योंकि आप खुद धर्माचार रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हिंदुत्व को लेकर जो भाषा बोली गई, मैं खुद हरिद्वार में था, मैं कई महामंडलेश्वरों के साथ मैंने कार्यक्रम किया, उन सबके मन में, दिल में वेदना और पीड़ा थी कि हिंदुत्व जैसे शब्द को गाली दी जा रही है। किसी वेद पुराण में हिंदू और हिंदुत्व को अलग नहीं लिखा गया, लेकिन राहुल गांधी ने करा इस चुनाव से पहले, और उसका हाल देख लिया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2.5% वोट के बराबर नहीं रखा और उत्तराखंड ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए अमीश देवगन जी, हो सकता है कि आप उनकी परिभाषा से सहमत ना हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व को गाली दी ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी बात, मैं अपनी बात करना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि भाई सब जगह परिवारवाद और ये, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश की आज़ादी से लेकर के आज तक
नेहरू गांधी परिवार का बहुत बड़ा बलिदान है इस देश के लिए। आज़ादी में भी बलिदान है। क्या पंडित नेहरू ने आनंद भवन देश की आज़ादी के लिए कुर्बान नहीं किया, लड़ाई लड़ने के लिए? क्या महात्मा गांधी की शहादत नहीं हुई? क्या इंदिरा गांधी की शहादत नहीं हुई? क्या राजीव गांधी की शहादत नहीं हुई? क्या हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की शहादत नहीं हुई? क्या आतंकवाद को खत्म करने में वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे बेअंत सिंह की शहादत नहीं हुई? आपको क्यों लगता है कि चुनाव क्यों हारी कांग्रेस पार्टी? आपके 5 कारण क्या? अब ये 3 कारण हाँ, ठीक है अमीश जी, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चुनाव हारने के कई कारण होते हैं, चुनाव जीतने के भी कई कारण होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण हमको नजर आता है, किसानों के मूवमेंट में तो कांग्रेस और प्रियंका गांधी रही, लेकिन अब लखीमपुर हुआ, प्रियंका गांधी रही, जेल में प्रियंका गांधी गई, हिरासत में प्रियंका गांधी ली गई। लेकिन सवाल है कि अगर प्रदेश की जनता ने यह मान लिया कि प्रियंका गांधी लड़ तो रही हैं, लेकिन चुनाव समाजवादी पार्टी और भाजपा में है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितना विरोधी सेक्टर था वो सब समाजवादी पार्टी को मिला, इससे उन्हें फायदा हुआ। और इस फायदे के जो रिएक्शन थे वो क्या हुए कि जो मायावती जी का वोट था उसमें बहुत सारा वोट ऐसा था जो समाजवादी पार्टी को, एक मिनट, समाजवादी पार्टी को नहीं देना चाहते थे। आपका कैंपेन गलत जगह पे चला गया। आपने नारा दिया लड़कियों लड़ सकती हूं, लेकिन आप देखिए कितने लोगों की जमानत वहां पे जब्त हो गई। इन्होंने कहा कि लखीमपुर प्रियंका जी गई, लखीमपुर में पूरी स्वीप बीजेपी ने की। इन्होंने कहा उन्नाव प्रियंका वाड्रा गई, उन्नाव में पूरी स्वीप बीजेपी ने की। ये हाथरस गई प्रियंका वाड्रा जी, हाथरस की विधानसभा भी बीजेपी ने जीती। तो जहां जहां प्रियंका वाड्रा गई वहां बीजेपी जीत कर आया। और उसके पीछे मूल कारण मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट सवाल किया, इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको आचार्य जी 10 सेकंड में बोल रहा हूं। मूल कारण आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य रखा है कि 50% से ज्यादा हमें वोट शेयर पाना है, और उसके लिए हमें जो समाज के आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए, चाहे उसे घर बनवा कर देना हो, नल से जल पहुंचवा कर देना हो, शौचालय बनाकर देना हो, उसको उज्ज्वला योजना से देना हो, एक लाभार्थी की नई जात हमने पैदा कर दी। ये लोग पुरानी जातियों में अकड़े रहे, जकड़े रहे। हमने एक लाभार्थियों की एक नई जात पैदा की जिसका केवल एक ही काम था कि हम उन्हें विकास के कार्य करके दे, और वो लाभार्थियों की जात महिला और युवाओं ने हमें वोट दिया। ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बोला बीजेपी को लोक लुभावन जनादेश नहीं मिला है, वोटों की लूट हुई है, ये ममता बनर्जी ने बोला। दूसरी तरफ कहा गया कि आपने 80 बनाम 20 कर दिया था, इस वजह से ये चुनाव आप जीत गए। ये इस आरोप का आप क्या जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि अब नतीजे आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरा खुद का वोट दादरी में है, मैंने वहां पर वोट दिया। तो एक बुरखे में खड़ी हुई सुल्ताना थी जिसने मुझे बताया कि वो भी बीजेपी को वोट दे रही है। तो मैंने सुल्ताना जी से पूछा कि आप क्यों दे रही है बीजेपी को वोट? तो उन्होंने बोला कि मेरा घर जो आवास योजना के तहत मोदी जी ने बनाया, और मेरे घर में शौचालय योगी जी ने बनाया, तो मुझे बता दीजिए कि क्या ये 80 में मानेंगे इनको या 20 में मानेंगे, या आप इसको हिंदुत्व का वोट कहेंगे या इसको पोलराइज वोट कहेंगे। देखिए अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषा करेंगे इसका। आचार्य जी, ये क्यों कांग्रेस, राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता थे हमारे साथ, उन्होंने बोला ये हिंदुत्व की इन्होंने ब्रांडिंग करी और 80 बनाम 20 करा, उस कारण बीजेपी को उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में फायदा हुआ। मान लिया चलिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 80-20 का फायदा हो गया, मणिपुर में क्या हो गया, गोवा में क्या हो गया? कुछ तो करा होगा। ठीक है अमीश देवगन जी, एक तो शहजाद पूनावाला जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। सिर्फ उत्तर प्रदेश तक चर्चा सीमित नहीं है। शहजाद पूनावाला ने गिराया कि प्रियंका गांधी लखीमपुर गई, हाथरस गई और उन्नाव गई और आगरा गई, सब जगह बीजेपी जीती। मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 39% to 41%, संजय जी भी इस बात को मेरी जवाब देंगे कि 41% वोट पड़ा बीजेपी को और बीजेपी जीत गई। जनतंत्र का नियम है, ये संविधान की व्यवस्था है। तो 41% अगर किसी को वोट मिल जाए, यार 41% लोग अगर किसी के साथ खड़े हो जाएं, तो इसका मतलब सत्य परिवर्तित हो जाएगा क्या? अगर 41% लोग ये कह दें या 45% लोग ये कह दें कि सूरज पूरब से नहीं निकलता, तो क्या सत्य बदल जाएगा? तो अब आप जनता के विवेक पे सवाल उठा रहे हैं। मतलब कि नेता में कोई खोट नहीं, मैं बात को पूरा कर रहा हूं। नेतृत्व में कोई खोट नहीं, जनता में खोट। सुनिए, जहां जहां जुल्म हुआ प्रियंका गांधी गई। क्या लखीमपुर खीरी में लोगों को नहीं मारा गया कार से कुचल के? क्या हाथरस का कांड नहीं हुआ? क्या उन्नाव का कांड नहीं हुआ? क्या आगरे का कांड नहीं हुआ? क्या किसान 700 लोग नहीं मरे? ये हुआ। इसका मतलब यह है आपके नेता की कोई विश्वसनीयता नहीं है, इसीलिए आपने बातें जो उठाई उसके लिए भी लोगों ने कहा कि मोदी जी ही है जो अगर कोई बेरोजगारी है भी तो उसको दूर करने के लिए मोदी जी और योगी जी काम करेंगे। ठीक है, यही तो मुझे जवाब देने दीजिए। आपके नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, इसलिए तो आपके मुख्यमंत्री हारे। आप बोलने नहीं, दोनों सीट पैदा होगी ना। अब चुनाव हो चुका, आप जीत चुके हैं। आपको पंजाब में दोनों मुख्यमंत्री हारे आपके। अरे भाई, आप उत्तराखंड में हार गए मुख्यमंत्री, तो ऐसा देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि देखिए पहले ताउम्र आचार्य जी यही गलती करते हैं। अरे भाई धूल चेहरे पर थी, हो गया। आचार्य जी जो है कांग्रेस का आईना साफ करते रहे। मेरी बात को होने दो पूरी। मैं ये कहना चाहता हूं कि 41% वोट बीजेपी को मिला और जनतंत्र की व्यवस्था के आधार पर सरकार बन गई। लेकिन क्या 59% जो उनके खिलाफ पड़ा,
तो क्या उनको नजरअंदाज किया जाएगा? अमीश देवगन जी चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मैं आज बात कर रहा हूं आपसे, और ये याद रखना 2024 गांधी का है। ये 59% का नेतृत्व आप कर रहे हो। ममता बनर्जी को तो लग नहीं रहा कि आप नेतृत्व करने के लायक हैं। यही शरद राव पवार भी इस बात को कह रहे हैं। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन तौसीफ खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने बोला है कि वोट की चोरी हुई है। तौसीफ खान, 5 राज्यों में जो मैंडेट आया उसमें 4 राज्यों में वोट की चोरी हुई और केजरीवाल जी बिना वोट की चोरी के जीत गए। हाउ यू कैन डाइजेस्ट इट? देखिए, बी लॉजिकल इन योर पॉइंट्स ना। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है बाकी राज्यों की तरह से अलग है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे ईवीएम को संभाल कर रखना, फोर्सेस सही तादाद में देना, इसको लेकर प्रश्न मार्क है। डीएम को ईवीएम बदलने के लिए हटा दिया गया है। तो ये सारे सवाल है। वोटिंग में गिनती उसी ईवीएम मशीन की होनी चाहिए जिसमें जनता ने जाकर के वोट दिया है। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि उसी ईवीएम में जनता ने वोट, यही वजह है कि ममता बनर्जी ने बोला है कि अखिलेश, अरे मतलब इसलिए ममता बनर्जी ने कहा है कि अखिलेश यादव जी को चाहिए कि वो सारे ईवीएम के फॉरेंसिक जांच की मांग करें। अच्छा, अगर ईवीएम की फॉरेंसिक जांच की मांग करने में ये इसमें बुराई क्या है? अच्छा, आप देखिए कि वोट के दौरान में 2 मई को एक सेकंड चॉइस जो है फॉरेंसिक जांच की मांग की मैं बात बताता हूं। के बाद जो रिजल्ट आया है, आप रिजल्ट को देखिए कि वोट शेयर अखिलेश यादव का 54-57 से उठ करके कितना ऊपर चला गया। हाँ, बहुत ऊपर चला गया। सीटें भी बढ़ गई। सीट में थी वो कितने बिल्कुल इसी ईवीएम से नतीजा आए हैं, और बीजेपी की सीट भी घट गई। नहीं, एक सेकंड देखिए, ईवीएम में यही तो सवाल है कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा किया गया। बनर्जी कह रही है, एक सेकंड, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखिए, आप लगातार बोलेंगे तो बात भी नहीं पूरी हो पाएगी। आपने बोला कि फॉरेंसिक जांच करा लेनी चाहिए ईवीएम की, यह बात तो अखिलेश यादव भी नहीं कह रहे। लेकिन आपने बोला कि देखिए, उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है, इसलिए देश से अलग है। देश के दिल की धड़कन है उत्तर प्रदेश। इस देश के अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। अब आप कहानी पूरी सुनिए। देखिए, बीते 1 साल के अंदर 2 जीतें होती हैं। पहली जीत होती है ममता बनर्जी की 2 मई को 2021 के अंदर, जो कि जीतती है चुनाव। बीजेपी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, 3 से 77 पे आती है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी सरकार बनाती है। वहां वोट की चोरी नहीं होती। वहां ईवीएम जो 2 दिन पहले तक गलत काम कर रहे थे, लेकिन जीत के बाद वो गलत काम नहीं करते। ऑन रिकॉर्ड टीएमसी के नेताओं का बयान है कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है हमें हराने के लिए। लेकिन जिस दिन नतीजा आ जाता है, ईवीएम की कहानी सब भूल जाते हैं। लेकिन 2 मई को इस देश के अंदर एक और नंगा नाच हुआ था जी। इस देश के अंदर, एक प्रदेश के अंदर ऐसी घटना घटी थी जो हम सबको, इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार कर देती है, जहां पर एक पार्टी चुनाव जीतती है और दूसरी पार्टी की औरतों के साथ जो जघन्य घटनाएं होती हैं वो किसी को बताने वाले नहीं है। घरों में लूटपाट होती है, उसकी लाइव शॉट हमने देखे हैं। 3 दिन तक जो खेल खेला जाता है उसको सबने रिकॉर्ड किया है सर। लेकिन जीत तो कल भी हुई। 5 राज्यों के अंदर सरकारें बनी नहीं, 5 राज्यों के अंदर जीत हुई। आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बीजेपी जीती। कहीं आपने यह हश्र देखा विपक्षियों के साथ, विरोधियों के साथ? देखिए, जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपके दिल में होता है। कई लोग महादेव का नाम लेते हैं तो उनके दिल में शंकर होते हैं। कई लोगों के मन के भावना ही कुछ और होती है, तो वो क्या कहेंगे? इसलिए आप कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, फॉरेंसिक जांच करा देनी चाहिए। लेट्स बी लॉजिकल। आप बोलिए कि भाई बीजेपी ने को पॉपुलर मैंडेट मिला, पॉपुलर मैंडेट आपको भी मिला, आपकी सरकार बनी, पॉपुलर मैंडेट बीजेपी को भी मिला। अच्छा, हो गया तौसीफ जी। अब आपका हो गया। आपने तुलना किया बंगाल से उत्तर प्रदेश का, बंगाल के इलेक्शन से उत्तर प्रदेश का। बंगाल के इलेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी वालों का यह इल्जाम था कि स्टेट पुलिस बंगाल गवर्नमेंट को, यानी कि तृणमूल को फेवर कर रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश में इल्जाम था कि स्टेट भी और सेंटर भी दोनों मिलकर के बीजेपी को फेवर कर रहा है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में कितने फेजेस में इलेक्शन हुए और बंगाल में कितने फेजेस में इलेक्शन हुए? बंगाल का जितना साइज है, बंगाल से जितने एमपी पार्लियामेंट जाते हैं और उत्तर प्रदेश से जितने एमपी पार्लियामेंट को जाते हैं, आप उसको गिन लीजिए। ठीक है, उसके कंपैरिजन में
कितने फेजेस में ठीक इलेक्शन है, होने चाहिए था उत्तर प्रदेश का? शहजादपुर उत्तर वाला प्रदेश का मॉन्सून डबल का है। फेजेस में देखिए, इलेक्शन होने चाहिए था। और इस आज बात को ममता बनर्जी इंश्योर ने करने आज के जो लिए बात बोली कि है, वहां मैं पे- उस पर भी आऊंगा वहां कांग्रेस पे के बारे में, जो लेकिन पहले स्टेट शहजाद आप पुलिस है, मुझे वहां वहां पे लगता पे है रिप्लाई करिए। कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस प्रकार से बंगाल में तौसीफ जी देखिए जिस प्रकार से ममता बनर्जी के शासनकाल में वहां पर जो हिंसा होती है और राजनीतिक हिंसा होती है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणियां की है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी अविश्वास है? देखिए प्रॉब्लम यह है कि जो भी इस प्रकार की पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जैसे ही जीत कहीं पर होती है तो इनको संविधान में भरोसा आता है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा रहता है। अगर हार हो जाती है तो ये ईवीएम को दोष देते हैं, ये कभी संवैधानिक संस्थाओं को दोष देते हैं, इलेक्शन कमीशन को दोष देते हैं। देखिए दिक्कत यही है ना कि अपने नेताओं को दोष से बचाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना। पर मेरा सवाल ठीक है, सिर्फ इतना देखिए मुझे लगता है संवैधानिक संस्थाओं को लेकर अच्छा, जो बयान- ईवीएम के खिलाफ किताब किसने लिखा था? बीजेपी सर वालों उसके ने बाद लिखा था। सुप्रीम अगर आप कोर्ट भूल रहे हो ने तो। फैसला भी सुनाया था, उसमें अगर वीवीएम आप पैट भूल भी रहे जुड़ हो तो गए मैं आपको याद हैं। दिला अगर दूं। आप आज भी तो मुझे EVM बताइए, आपको जब ईवीएम पर कांग्रेस भरोसा की नहीं है तो सरकार चलिए थी, देखिए, बंगाल जब के ईवीएम की भी सरकार थी, फॉरेंसिक तो जांच की EVM मांग के कर दीजिए। खिलाफ होने वाले कौन आप थे? बंगाल में भी फॉरेंसिक बीजेपी जांच की वाले मांग वो कर मुझे- दीजिए, मुझे आप दिल्ली में भी कर दीजिए, आप पंजाब में भी कर दीजिए। ईवीएम पर डिस्कशन नहीं हो वेस्ट ऑफ सकता टाइम है, है, वेस्ट ऑफ टाइम। EVM के द्वारा देखिए चोरी हो सकता है, इसका पूरा प्रमाण है। देखिए ईवीएम पे डिस्कशन जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, आप भी जानते हैं। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात पे आता हूं। ममता जी ने कई बातें बोली, उसमें बोला कांग्रेस पर निर्भर होने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। क्यों आपको लगता है कांग्रेस की स्थिति ऐसी है? उन्होंने पहले कहा था कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से कांग्रेस नहीं चलेगी, जो राहुल गांधी के संदर्भ में उन्होंने कहा था, और शरद राव पवार ने भी इसी तरफ इशारा किया है, यही बात बोली है। कांग्रेस इतिहास है अब। देखिए, कांग्रेस को लेकर के पहले भी बयान आ चुके हैं। अगर आप उनका इलेक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे, यहां तो अभी G23 जिसे बोलते हैं, उन लोग आपस में भी उनका चर्चा है कि इंट्रोस्पेक्शन का जमाना चला गया। ये कांग्रेस उस बारे में क्या फैसला लेगी वो उनका अपना मामला है। लेकिन अगर लोगों के एक्सपेक्टेशन से अगर कांग्रेस परफॉर्म नहीं करेगी तो उस पर तो सवाल खड़ा किया ही जाएगा। आज बीजेपी के खिलाफ सवाल उठता है तो वो इसलिए उठता है कि गंगा में लाशें बही थी उत्तर प्रदेश में। जी जी जी, पब्लिक ने जवाब दे दिया। आप ये देखिए, गैस की कमी के वजह से एक साल से यही बात हो रही है। आचार्य जी, मैं सपा के पास आता हूं। सपा के नेता भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा अमीश जी, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन गंगा समाप्त हो गया, ऑपरेशन प्रोपेगेंडा अभी भी चालू है। देखिए, ये इनका ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। लखीमपुर में सारी सीटें हार चुके हैं, यही किसान के नाम पर ये आंदोलन कर रहे थे, जो लखीमपुर में पूरा स्वीप बीजेपी ने किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए प्रोपेगेंडा फैलाने के बदले जो मूल कारण है उस पर देखिए आचार्य जी, देखिए आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं ये डेली की तू मैं नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है उन सब विषयों पर हम ना आए। क्या आपको लगता है आचार्य जी, जो ममता बनर्जी कह रही है, जो शरद राव पवार कह रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं? उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि कांग्रेस के दिन अब लद चुके हैं, और इसी बंगाल में आप ममता बनर्जी की जीत पे खुश हो रहे थे। आप लोग आप कह रहे थे देखिए बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई, आपका शून्य आया। देखिए अमीश देवगन जी, राजनीति में लोग अदलते बदलते रहते हैं, पाला भी बदलते रहते हैं। ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो भी कांग्रेस, ममता बनर्जी भी कांग्रेस पार्टी की एक अहम सदस्य थी। बहुत दिनों तक उनके छात्र जीवन से लेकर वो कांग्रेस में रहीं। उसके बाद वो अलग पार्टी बनाकर शरद पवार जी ने भी अलग पार्टी बनाई। ऐसे ही बहुत सी पार्टियां हैं जो कांग्रेस से निकली हैं, और रीजनल पार्टीज को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मदद की है, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो लालू जी की पार्टी रही हो, चाहे वो ममता जी की पार्टी रही। ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी ने सबकी मदद की है। लेकिन विडंबना ये है कि बीजेपी से लड़ने से ज्यादा ये रीजनल पार्टियां सबसे पहले कांग्रेस को खत्म करना चाहती हैं। ठीक है, उनका अपनी पार्टी की लाइन हो सकती है। मैं दो बातें कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। अब रीजनल पार्टी कौन सी कांग्रेस को खत्म करना चाहेगी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, बिहार में कांग्रेस का जनाधार नहीं है, बंगाल के अंदर आप ममता बनर्जी की जीत पे खुश हो रहे थे। अब सुनिए, अब पूरी कहानी सुनिए। महाराष्ट्र के अंदर आपको शरद राव पवार ने बोला कि आप शिवसेना के साथ चले जाइए, वहां चले गए। दिल्ली में आपने अरविंद केजरीवाल को आप ही ने खड़ा करा सरकार बनवाकर। तो कांग्रेस का जनाधार की स्थिति को आप देखिए ना, हो क्या रहा है? अमीश देवगन जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी का जनाधार था क्या?
और जब लेफ्ट का कब्जा था वेस्ट बंगाल में, तो क्या टीएमसी का जनाधार था क्या? जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहती है सिंहासन पर बैठा देती है और जनता जिसे चाहती है सिंहासन से उतार देती है। आप बताइए ना, यूपी के अंदर कांग्रेस कब से नहीं आई? आप बताइए। 30 साल से ज्यादा हो गए। 32 साल हो गए। बिहार के अंदर कितने साल हो गए? अच्छा सुनिए, बंगाल के अंदर कितने साल हो गए? गुजरात के अंदर कितने साल हो गए? सुनिए ना, 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, लेकिन 2009 के अंदर यही उत्तर प्रदेश था। 22 सांसद दिए कांग्रेस ने। और सुनिए, आज भी हम बहुजन समाज पार्टी एक सीट पे जीती है, हम तो उससे डबल पार्टी हैं, हम तो 2 हैं। तो अगर आप ये कहो कि एक मिनट, अगर मायावती जी के लिए आप ये कहो, सुनिए, ये कहो कि मायावती जी की 1 सीट है, कांग्रेस की तो उससे डबल है। सुनिए, तो क्या मायावती जी का, एक मिनट, जनाधार को कम आंका जा सकता? देखिए, चुनाव जीतना अलग बात है, चुनाव का गणित है, ज्यादा वोट मिलेंगे तो जीत जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं कि सच झूठ हो जाए और झूठ सच हो जाए। आचार्य जी, ऑन अ लाइटर नोट, देखिए राहुल गांधी जी थोड़े चिल्ड आउट है, आइसक्रीम वगैरह भी खा रहे हैं। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? ठंडा हम लोग चुनाव हार गए, हम उस हार को स्वीकार करते हैं। अब हम इस देश में रहे या ना रहे? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी राजनीति छोड़ दे क्या? आपने बोला, एक सेकंड, आपने बोला अमीश जी, कांग्रेस ने, नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सुनिए पहले मायावती से बेहतर प्रदर्शन किया। अमीश जी, शहजाद जी, एक सेकंड, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना। आपने एक नैरेटिव बनाया मीडिया ने और बीजेपी से मिलकर बनाया कि साहब लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा की, ये नैरेटिव आपने बनाया। अब आपने नैरेटिव बना दिया, फिर कहते हो साहब कांग्रेस और बसपा ये पार्टी चुनाव से बाहर हो गए। अरे लड़ाई में जब आप घोषणा कर रहे हैं कि 2 पहलवान लड़ रहे हैं, एक चीज देखिए, तो होगा। एक चीज देखिए, नहीं अमीश जी, इन्होंने जब हमारे साथ पंजाब में हमने नैरेटिव बनाया, पंजाब में क्यों ग्राउंड था कि बीजेपी कंपटीशन में नहीं थी, तो बताया गया कि कंपटीशन में बीजेपी नहीं है। जो नहीं होगा मुकाबले में, उसको बताना पड़ेगा वो मुकाबले में नहीं है। मीडिया को गाली देंगे, G23 को गाली देंगे, अपने नेताओं को भी गाली देंगे, उसके बाद आपको लगता है कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी? आपको लगता नहीं है कि अभी आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट बोला आपने। देखिए हमने मायावती से बेहतर प्रदर्शन किया। मायावती की 1 है, आपकी 2 सीटें हैं। मायावती का वोट परसेंटेज आपसे ज्यादा है, एंड यू ऑल्सो नो द ट्रुथ। आपको सच्चाई पता है। अब आप बोलेंगे, देखिए मायावती तो आप अपने एक विधायक को स्कूटी पे लेके आ सकती हैं, कांग्रेस को तो 3 व्हीलर चाहिए होगा। मुझे आप बताइए, जीत का आकलन क्या है? वोट परसेंटेज है या सीट है? सीट के हिसाब से मैंने कहा कि कांग्रेस अभी हमारी दोषी बनाई है। फिर संजय कुमार, एक सेकंड, केवल एक सेकंड, हमारा बड़ा उपलब्धि है। आचार्य जी ने अभी 5 मिनट पहले जब हमारा आकलन करना था तो कहा कि 41% वोट मिला, तो क्या हुआ? 59% वोट आपके खिलाफ है। खुद का आकलन करना है तो सीट के हिसाब से, हमारा आकलन करना है तो वोट के हिसाब से। दोनों बातें रखी, ये दोनों तरीके से होना चाहिए। चलिए सीट के हिसाब से आचार्य जी, एक तो तारीफ करनी पड़ेगी आचार्य जी की कि आज जब कोई कांग्रेस का नेता इसको फेस नहीं करना चाहता, उसको वो बोल्डली फेस कर रहे हैं इस सिचुएशन को। एक सवाल है मेरा आचार्य जी, हमने थोड़ी किया। प्रियंका वाड्रा जी की सेवा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान दिया। इस देश में हम नहीं, इस देश के अंदर अगर जनता ने हमें हराया है, एक सवाल मेरा अमीश जी ये है, सवाल ये है, हम जनता के मैंडेट के आगे सर झुकाते हैं। आचार्य जी, 2017 में 7 सीटें थी, आज घटकर 2 हो चुकी है। 2017 में 6.5% वोट था, आज घटकर 3% से कम है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन थी आपकी प्रभारी? कौन थी? क्या शहजाद प्रभारी कौन थी? शहजाद आप देखिए, यही दिक्कत है, सीट और वोट शेयर दोनों के आधार पर। क्या आप मानते हैं या क्या आप ये चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाए? क्या आप चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं आपको प्रभारी बनाया जाए उत्तर प्रदेश का। केवल प्रियंका वाड्रा है, यही तो परिवारवाद है। यह देश है हमारा में रुकना होगा एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के बाद भी ये देश है हमारा जारी है। देखिए, अब ऐसा है, आपने बिजली का ऐसा है, दुबे जी, बात हो गई, अब विश्लेषण की बात करते हैं। दुबे जी, मुझे चुनाव बीत चुका है। दुबे जी कहते हैं कि इनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। दुबे जी, आपकी पार्टी कितनी पुरानी है, कितने वर्ष हो गए? आपकी पार्टी में परिवारवाद? आप मुझे बताइए, अध्यक्ष कौन रहा है आपकी पार्टी का? अरे आपकी पार्टी में भी तो पार्टी मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, उसके बाद उनके बेटे बच्चे बनेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। अगर मैं योगी आदित्यनाथ की आज रिकॉर्ड बुक खोलता हूं तो फर्स्ट सीएम टू रिटेन पावर इन 27 years, थर्ड सीएम टू कंप्लीट 5-year term tenure, first CM to complete a tenure within a second term, fifth CM with a consecutive term, first CM to return to power, BJP CM to return to power, और
पहले सीएम जिसने नोएडा का जिंक्स भी तोड़ दिया। इसीलिए महंत योगी आदित्यनाथ की यह बड़ी जीत है। मैं बार बार कह रहा हूं यह योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता था, और इसलिए नोएडा नहीं आता था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ से यह मैंने सवाल पूछा कि आपने तोड़ा, उसने बोला मैं नोएडा की जनता को मेरा कुर्सी पे बना रहा हूं, मैं नोएडा की जनता को छोड़ दूं, ये बतौर मुख्यमंत्री मेरे लिए लाजिम नहीं है। इसीलिए मैं अपनी जनता के लिए गया। कोविड के समय जाना जरूरी है था, और मैं गया, और मैं बार बार गया और ये सवाल का जवाब दिया। मैं इसको आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। उनके पिता का निधन हो गया योगी आदित्यनाथ के, लेकिन कोविड की फर्स्ट वेव के बीच में वो नहीं गए, क्योंकि जनता जनार्दन के पास वो जा रहे थे। उन्होंने बोला इसलिए मैं अपनी मां के पास नहीं जा पा रहा, क्योंकि मैं अपने पिता के अंत्येष्टि पे भी नहीं जा पाया। मेरा परिवार, मेरी मां, मेरी बहन उत्तर प्रदेश की जनता है। मैं रुख करता हूं आपका। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जहां परिवारवाद की बेला है। अखिलेश जी हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी के सपुत्र हैं। उसके बाद राम गोपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, अक्षय यादव हैं, डिंपल यादव हैं, और कोई मैं मिस कर रहा हूं तो आप बता दीजिए। राम गोपाल यादव भी है। जी जी बताइए सर। आपका सवाल नहीं समझ सवाल यही है मेरा, क्या आपको लगता है कि एक तरफ महंत थे जो कि बिना किसी दुर्भावना के सिर्फ शासन कर रहे थे पब्लिक के लिए, दूसरी तरफ परिवारवाद की बेला थी एक, क्योंकि पंजाब में भी बादल परिवार पूरा का पूरा चुनाव हार गया है। अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन आपने मुझे लगभग 39 मिनट बाद बोलने का अवसर दिया है। माफी चाहता हूं उसके लिए। तो मैं सबसे पहले एक बात यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव अभी हुए हैं, उसमें एक तरफ समाजवादी पार्टी थी जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की दुर्दशा, ऐसे मुद्दों को लेकर के चुनाव में गई, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो बिल्कुल मुद्दाविहीन थी। उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, केवल हिंदू मुसलमान जातियों में विभाजित करने वाली बात और बुलडोजर को आगे लेकर के चल रहे थे। तो मैं जनादेश का सम्मान करता हूं और नतमस्तक हूं। पहली बार मुझे मौका, उत्तर प्रदेश के लोग सांप्रदायिक, मुझे उत्तर प्रदेश की जनता। शहजाद भाई, जब आप बोल रहे थे मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश के लोग सांप्रदायिक, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन अमीश भाई की बात का जवाब पहले उस बात पे आता हूं। बोलिए आप। देखिए, ये एक मीडिया के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, जबकि आप देखेंगे परिवारवाद की सबसे ज्यादा पोषक अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा। जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह है, और ऐसे तमाम कांग्रेस पार्टी से भी ऐसे नेता आए हैं जो परिवारवाद के पोषक थे। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें और चाहे जितिन प्रसाद की बात कर लें, तो आप परिवारवाद भूल जाते हैं। ये हम पे ब्लेम मेरी बात पूरी, प्लीज मेरी बात पूरी होनी चाहिए। आप ही बोलेंगे। इन्होंने हम पे ब्लेम लगाया, कांग्रेस हम पे ब्लेम लगा रही है कि अब मीडिया ने, पूरी मीडिया ने बीजेपी वर्सेस सपा कर दिया, हमें लड़ाई में नहीं दिखाया। अगर हम लड़ाई में होते तो आज नतीजा कुछ और होता। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो अभी चुनाव गए उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं लड़ाई में थी भी नहीं। और प्रियंका गांधी जी की जहां तक बात है, उन्होंने मेहनत की और उन्होंने अपना संगठन खड़ा किया, लेकिन उनको कहां कमी रह गई, क्या रह गई, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। मैं अपनी बात पे कांग्रेस क्यों नहीं थी लड़ाई में आपके अकॉर्डिंग? मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरी है। समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पोषक नहीं है। हां, अगर कोई परिवार का व्यक्ति अगर चुनाव लड़के आ रहा है तो ऐसा हर पार्टी में है, लेकिन यह मीडिया के द्वारा बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो चुनाव की सबसे बड़ी बात है कि लैपटॉप के आगे बुलडोजर जीत गया। जहां एक तरफ हम लैपटॉप की बात करते हैं, वहां बाबा जी बुलडोजर की बात करते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता को जो मुद्दे अच्छे लगे उन्होंने पसंद किए। जनादेश उसका सम्मान करता हूं। रहे थे ना, मुख्तार अंसारी पे चला रहे थे, लेकिन वही बुलडोजर लखीमपुर खीरी में जाकर के ब्रेक फेल हो जाते हैं, उसके टायर फट जाते हैं। अमीश जी, जो लोग लैपटॉप की बात कर रहे थे, इन्होंने कभी बिजली 8 घंटे से ज्यादा दी नहीं। 24 घंटे आज बिजली मिल रही है, इनका लैपटॉप चलता है। आप केवल इतना बता दीजिए में घोटाला किया, ये सारी 5 साल में आपने कितने बिजली कारखाने, देखिए अब ऐसा है, आपने बिजली ऐसा है दुबे जी, बात हो गई, अब विश्लेषण की बात करते हैं। दुबे जी, मुझे चुनाव बीत चुका है। दुबे जी कहते हैं कि इनकी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। दुबे जी, आपकी पार्टी कितनी पुरानी है, कितने वर्ष हो गए? आपकी पार्टी में परिवारवाद है। आप मुझे बताइए, अध्यक्ष कौन रहा है आपकी पार्टी का? अरे आपकी पार्टी में भी तो पार्टी मुलायम सिंह यादव, उसके बाद अखिलेश यादव, उसके बाद उनके बेटे बच्चे बनेंगे। अगर इनकी पार्टी सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, उनके बेटे बच्चे। आप मुझे केवल इस बात का जवाब दे दीजिए। और दूसरी पार्टी जो है जेडीएस हो, जो भी हो, ये सारी पार्टियां ऐसी है। एक मतलब आप कह रहे हैं कि जिसमें जितना जिगरा था, देखिए जनता ने अपना जिगरा जो दिखाना था वो दिखा दिया है।
अब किसी ने बुलडोजर चलाया, किसी ने क्या मुद्दा उठाया, वो आपकी राय के अंदर बीजेपी जीतने का बड़ा कारण क्या है और आपके हारने का बड़ा कारण क्या है? क्योंकि विश्लेषण कर रहे हैं हम, तो आपको जहां तक हारने की बात है, जनता ने एक मैंडेट दिया है, उसको सर झुका के स्वीकार करना। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, जनादेश है, कर भी रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक हारने का सवाल है तो समाजवादी पार्टी हारी नहीं है। हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। हारी तो भारतीय जनता पार्टी है और हारे तो नेता हैं। 50 से ज्यादा सीटें कम हो गई। ये जीत मान रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री हार गए और उत्तराखंड के अंदर इनके मुख्यमंत्री हार गए, इनकी पार्टी भी हार गई, इनके नेता भी हार गए। आप इसको जीत मान रहे हैं? ये जनता का जनादेश है। उन्होंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी, आप इसको जीत मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी डाउन जा रही है, समाजवादी पार्टी। दुबे जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसको एक सेकंड, आप इसको जीत मान रहे हैं? आप कह रहे हैं जीती है ना समाजवादी पार्टी? देखिए, ये जनता का जनादेश है, बिल्कुल जनादेश है। आप इसको, बीजेपी हारी है, जनादेश में कहीं ना कहीं एक संदेश भी छुपा हुआ है। अखिलेश जी की पार्टी जीत गई है, शहजादपुरा वाला की पार्टी हार गई है, अखिलेश जी की पार्टी जीत गई है। जनादेश में आप यही कह रहे हैं ना? और वो संदेश यह है कि समाजवादी पार्टी आगे की तरफ जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पीछे की तरफ जा रही है। चलिए, अब गिलास को, अगर ऐसा है तो फिर ममता बनर्जी को खारिज कीजिए, बोले ममता बनर्जी गलत है, क्योंकि आपको तो हार में भी जीत नजर आ रही है और हमारी जीत में यही दिक्कत है आपके साथ कि आप किसी को बोलना नहीं चाहते। इसी तरह का नतीजा, एक सेकंड, छीनना चाहते हैं। इसी तरह का नतीजा 2024 में भी आए। ऐसे ही बीजेपी ऐसे ही हारे और आप ऐसे ही जीते। बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही जीतूं और अगर मैं 2.5 गुना बढ़ गया तो मैं तो 400 पे पहुंच जाऊंगा अगर 2.5 गुना बढ़ गया तो। देखिए, ऐसे जीत में जो है, हमारी जीत में हार ढूंढने वाले और अपनी नैतिक जीत हार में ढूंढने वाले राहुल गांधी से ही प्रेरणा लेते हैं, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु मेरा सवाल इनसे केवल इतना है कि देखिए, मेरा सवाल इन्होंने कहा कि ये वोट जिस प्रकार से दिया गया तो हिंदू मुस्लिम किया गया, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश की जनता सांप्रदायिक है? ये समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी तोहमत लगा रही है 25 करोड़ की जनता पर। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये 2024 का एक सेमीफाइनल था जिसको बीजेपी ने 4-1 से जीत लिया है और इसके 2024 के लिए मायने हैं? देखिए, सेमीफाइनल तो नहीं है, क्योंकि सेमीफाइनल तो इसके बाद कई और चुनाव होने हैं। जी। अगले साल कम से कम कई राज्यों के चुनाव हैं और वैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बहुत सारे राज्य हैं। इसके पहले गुजरात भी होना है, हिमाचल भी होना है। तो सेमीफाइनल तो मैं नहीं मानता और मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि अगर किसी भी मैच में जो टीम सेमीफाइनल जीतती है तो क्या गारंटी होती है कि वो टीम फाइनल जीत जाएगी? ऐसा तो होता नहीं है। उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, वो फाइनल में खेलता है। तो जो सेमीफाइनल जीत रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी ज्यादा कि वो फाइनल भी जीत सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ये जरूर है, इस जीत के बदौलत जिस पार्टी की जीत हो रही है, जाहिर है बीजेपी की जीत हुई है, पार्टी के नेताओं का मनोबल बढ़ेगा, नेता बिल्कुल मन लगा करके अगले चुनाव की तैयारी करेंगे और जनता भी एक उम्मीद भरी नजरों से इस पार्टी की ओर देखेगी कि शायद यही पार्टी है जो 2024 का चुनाव भी जीत सकती है। लेकिन गारंटी नहीं है, कोई सीधा सीधा संबंध नहीं निकाला जा सकता कि जिस पार्टी ने इस राउंड के चुनाव में जीत हासिल की है वो निश्चित जीत रहा है, ये इसकी संभावना। लेकिन एक जैसे कहते हैं, हमने देखा कि आज जैसे प्रधानमंत्री शुक्रवार को गुरुवार को एक बड़ी जीत होती है और शुक्रवार को वो सुबह गुजरात रोड शो के लिए चले जाते हैं कि दे नेवर स्टॉप, मतलब चुनाव लगातार उनके माइंड में चल रहा है। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पार्टियां होती किस लिए हैं? पॉलिटिकल पार्टियां होती है चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव किस लिए लड़े जाते हैं? जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं, नंबर 2 नंबर 3 पर आने के लिए नहीं। नैतिक जीत कोई नई तरह की जीत हो गई है पिछले 3-4 साल में, 5 साल में? नई तरह की जीत बिल्कुल देखने को मिल रही है। देखिए, जिस पार्टी की जीत होती है वो कितना जबरदस्त जीत। नहीं, मेरा सवाल यह है कि नैतिक जीत, मतलब जिसे कहा जाता है कि अभी जैसे बोला जा रहा है कि बीजेपी हार गई है, असल में जीती समाजवादी पार्टी है, तो इस तरह की कोई नया फॉर्मूला आ गया है इस देश? नहीं, मैं इस तरह के विश्लेषण को तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर हम दूसरे नंबर पे हैं तो हम कैसे कहें कि हम जीते हैं। ये जरूर है, उन्होंने इस बात का संकेत किया कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिख रही है और बीजेपी पीछे खिसकती हुई दिख रही है। लेकिन ये रेस बड़ा लंबा है, 5 साल बाद रेस होगा, तब तक किसकी टांग में मोच आ जाएगा, कौन किसकी टांग, किसका घुटना खराब हो सकता है, कौन जानता, वो पता नहीं। 270 का मैंडेट पाना उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में, या फिर वापस रिपीट होना उत्तराखंड के अंदर जहां पे 45 से ज्यादा सीटें पाना, वो बहुत बड़ा है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, लेकिन लाख टके की बात यह है कि जनता जनार्दन जिसको चुनती है उसको चुनती है, उसमें फॉरेंसिक साइंस की जांच कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कई लोग तो अपनी हार में भी जीत ढूंढ रहे हैं।
ये कहने और सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति में ये शब्द जायज नहीं है, क्योंकि जीत तो जीत होती है और पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। नैतिक जीत जैसा शब्द चुनावी नतीजों में कहीं आता नहीं है। खैर, इसका प्रचलन पिछले 5 से 6 वर्षों में बहुत हुआ है और लगता है आगे भी बहुत होगा। नमस्कार।